Very good morning, all the viewers of my channel Target Achiever by Rahul sir. Let me start the first topic of class 12 that is called to be sexual reproduction in flowering plant. आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर यानी फ्लोवरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसकी बेसिस में एनसीईआरटी में आपका इंट्रोडक्शन दे रखा है व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज एन फैसिनेटिंग एरे। फ्लावर्स को हम ऑर्नामेंटल यूज़ कर सकते हैं, शादी में जो भी है बहुत सारे यूजेज होते हैं फ्लावर्स के। लेकिन फ्लावर्स को यूज़ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा फ्लावर्स में आखिरकार है क्या। तो फ्लावर्स में देखना है हमें, फ्लावर्स में 4 वल होते हैं। वल मीन्स घेरे। 4 वल्स में से भी कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। उसमें से एसेंशियल में आते हैं एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम को बोलते हैं स्टेमन। और गाइनोसियम मीन्स फीमेल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, ओवरी। गाइनोसियम ओवरी। और नॉन एसेंशियल पार्ट में कैलिक्स एंड कोरोला रहता है। कैलिक्स की जो सिंपल यूनिट रहती है उसको बोलते हैं सेपल। कोरोला जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं पेटल। पॉलिनेशन के लिए उसको हम कोरोला बोलते हैं। तो प्री फर्टिलाइज सबसे पहले देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो इवेंट्स होते हैं, जो घटना होते हैं, फ्लावर्स बनता कैसे है, बडिंग होती है। बडिंग होने के बाद सेवरल एनसीईआरटी बोलती है हमारी सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंज भी होते हैं। हार्मोनल चेंज फिर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद में डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होने के बाद में उसमें जो बर्ड्स निकलती हैं, बर्ड निकलने के बाद जब एक फ्लावर प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन की तैयारी कर रहा है, इवेंट्स के बारे में लिखते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में नीचे आगे देखते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। अब स्टेमन देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे, पोलन ग्रेन बनता कैसा है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेमन क्या रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे हमने देखा है एंड्रोसियम का पार्ट है स्टेमन। अब स्टेमन में देखेंगे सबसे पहले आता है एक एंथर। एंथर में जो देखते हैं, एंथर जो हमारा रहता है बाइलोब रहता है। स्टेमन का स्ट्रक्चर है ये हमारा, ये स्टेमन है। स्टेमन में आता है एंथर। एंथर जो रहता है बाइलोब यानी 2 लोब रहते हैं स्टेमन के। ये हमारे ये ऐसे करके 2 लोब है हमारे। बाइलोब इन ईच लोब में ना 2 थीका रहते हैं। एक लोब में 2 थीका रहते हैं। तो 2 थीका रहने के बाद में, लेकिन बाइलोब का पहले से ही 2 लोब है, 2 लोब में 2 थीका है। तो स्टेमन का एंथर का जो स्ट्रक्चर है ना 4 हो गए। यानी एक लोब था उसमें 2 थीका थे, लेकिन एक लोब में 2 थीका है तो 2 लोब में कितने होंगे, 4 थीका। तो चारों थीका हमने यहाँ पे बना दिए हैं। और ईच थीका कंटेन पोलन ग्रेन। और ईच थीका में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। इसको देखते हैं इसका जब हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा तो 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, हमें 4 साइड का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनता है हमारा पोलन सैक। और पोलन सैक में क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। इस प्रोसेस को पोलन सैक से पोलन ग्रेन का निकलना को माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बोलते हैं प्रोसेस में। अब देखो इसका जो प्रोक्सिमल एंड रहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो प्रोक्सिमल एंड रहता है वो अटैच रहता है थैलेमस ऑफ द फिलामेंट। प्रोक्सिमल एंड अटैच टू द थैलेमस ऑफ फिलामेंट। ये थैलेमस से जुड़ा रहता है। ये जो लॉन्ग स्टाक रहती है इसकी लंबी सी एकदम स्टाक, इसको बोलते हैं स्टेम। स्टेमन की जो लॉन्ग स्टाक होती है इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के बाद में ये हमारा जो एंथर है, ये सारा एंथर का स्ट्रक्चर होता है हमारा। चलो आगे देखते हैं। अभी हम देख रहे थे जो एंथर था हमारा, जब मैंने काट के दिखा था एक एंथर को एक साइड से, इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। अगर ऐसे काटते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब मैंने ट्रांसफर सेक्शन किया तो माइक्रोस्पोरेंजिया थे लोकेटेड है ईच लोब। हम एंथर की बाइलोब की बात कर रहे थे। ईच लोब में 2 थीका रहते हैं, बाइलोब ईच लोब में थीका रहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट बिकम पोलन से। माइक्रोस्पोरेंजिया जो थी ईच लोब में कैसे पोलन सैक में बन रहे हैं, डेवलप होकर पोलन सैक में बन रहे हैं, वही हम आगे अब ये हम देखेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसकी 4 लेयर रहती है। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया आपके थीका में रहते हैं, बाइलोब रहता है ईच थीका विद इन 2 लोब्स। अब देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड टेपिटम, 4 लेयर रहते हैं। एपिडर्मिस रहती है आपकी आउटर लेयर, एंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड टेपिटम रहती है आपकी इनर लेयर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आउटर 3 लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इन डायसेंस ऑफ एंथर।
प्रोटेक्शन मीन्स कवरिंग का काम करती हैं। डायसेंस मीन्स होता है एंथर का फटना, यानी फट के निकलना, जैसे मैच्योर होना, मैच्योर पोलन ग्रेन का निकलना, उसको बोलते हैं डायसेंस ऑफ एंथर। ये बॉटनिकल टर्म है, उसको डायसेंस बोलते हैं। रिलीज पोलन ग्रेन, और यहाँ से हमारा पोलन ग्रेन बन जाता है। अब इस पोलन ग्रेन को बनने में कौन कौन सी सेल्स हेल्प करते हैं या टिश्यू हेल्प करती हैं, उनको हम देखेंगे। ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ना, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जो भी माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास में था, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू उसके सेंटर को ऑक्यूपाई करती है। स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाद में आती है आपकी टैपिटम। ये जो सेल रहती है, मैंने ऊपर वाली 3 सेल्स की बात कर ली थी, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लेकिन जो इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है, वो नरिशमेंट का काम करती है, इसको पोषण देने के लिए, फल फूलने के लिए फूड प्रोवाइड कराती है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसका डेंस रहता है। फिर एक बाइन्यूक्लिएट रहती है। अभी बाइन्यूक्लिएट रहती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द टैपिटम सेल्स आर बाइन्यूक्लिएट। बाइन्यूक्लिएट इस वजह से रहती है, इसमें एंडोमाइटोसिस रहता है। क्लास 11 में हम चैप्टर पढ़ते हैं मियोसिस माइटोसिस, उसमें बताते हैं एंडोमाइटोसिस में यानी कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो जाती है। थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं इधर, ये 2 सेल है हमारी। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन होता जा रहा है, यानी 2 न्यूक्लियस मेरे पास बन गए। अब इसमें क्या है, ये सेल डिवाइड नहीं हो रही है, डिवाइड 2 न्यूक्लियस बनने के बाद हो रही है, 2 न्यूक्लियस अलग अलग इसके बढ़ते जा रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन, यानी सेल का डिवीजन 2 न्यूक्लियस होने के बाद में हो रहा है, इसलिए बाइन्यूक्लिएट है, इसको एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लास 11 में देखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें, मियोटिक डिवीजन होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू में। यहाँ वाली जो सेल थी, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू सेंटर को ऑक्यूपाई कर रही थी माइक्रोस्पोरेंजियम के में, यहाँ इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स मैंने अभी को आपको बताया था, ये माइक्रोस्पोर का बनना, पोलन सेक्स से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं उसको। म्यूटिक डिवीजन होते हैं, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं, यानी 4 टेट्राड, यानी 1 2 3 4 हमारे पास में पोलन ग्रेन हो जाते हैं। 4 पोलन ग्रेन के बाद में हमारे एक पोलन ग्रेन हमारे डायसेंस रिलीज हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे पोलन ग्रेन को देखते हैं तो पोलन ग्रेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पोलन ग्रेन रहता है ना, एक पोलन ग्रेन बना रहा हूँ, 25 से 30 माइक्रोमीटर का रहता है, और 25 से 30 माइक्रोमीटर में उसमें 2 लेयर रहते हैं, एक्साइन एंड इंसाइन। जो एक्साइन जो लेयर रहती है वो बन रही रहती है स्पोरोपोलन की। वो स्पोरोपोलन क्या है, द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस मटेरियल इन द वर्ल्ड में है स्पोरोपोलन बोलते हैं। लेकिन जो इंसाइन है, इंसाइन बोल लो, इंटाइन बोल लो, उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी रहती है। तो आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। अभी दैट्स ऑल। हमने आपको देखा था अभी कि पोलन ग्रेन्स की बात बता रहा था। पोलन ग्रेन्स आर स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर, यानी स्पेरिकल आपकी बॉल की तरह होगा पोलन ग्रेन, एंड इट हैज 2 प्रोमिनेंट लेयर। उसके पास में 2 लेयर होंगी, ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे एक्साइन, अंदर वाली लेयर को बोलेंगे इंसाइन। एक्साइन जो बनी रहती है वो स्पोरोपोलन की रहती है। स्पोरोपोलन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी इससे कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है ही नहीं वर्ल्ड में, इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। ये एक जगह पे एब्सेंट रहता है, वो भी जम्पोर पे। जम्पोर एक अपर्चर रहता है जहाँ से पोलन जाएगा, अगर वहाँ आ जाएगा तो फिर क्या है, तो पोलन ग्रेन को भी डिग्रेड कर देगा। इसी वजह से जो स्पोरोपोलन है वहाँ पे एब्सेंट रहता है। इंसाइन जो इसकी रहती है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी रहती है, उसको इनर लेयर बोलते हैं, और इसको बोलेंगे आउटर लेयर। तो हमने 2 लेयर देखी पोलन ग्रेन की, एक्साइन एंड इंसाइन। एक्साइन स्पोरोपोलन, इंसाइन सेलुलोज और पेक्टिन, आउटर लेयर इनर लेयर। स्पोरोपोलन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, एब्सेंट रहता है जम्पोर के अपर्चर पर। अब बात करते हैं, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है उसके पास में 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जर्मिनेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती हैं एंड अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, उनके पास में पूरा भोजन होता है अपने लिए। जर्मिनेटिव सेल्स के लिए भी रहता है,
लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ये बड़ी रहती है इनके पास में, न्यूक्लियस की जो शेप रहती है जो फिक्स नहीं रहती है इनके पास में। लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल्स की बात करते हैं, स्मॉल सेल फ्लोट पैसिवली इन वेजिटेटिव सेल्स। जो जनरेटिव सेल्स रहती हैं वो छोटी रहती हैं, जो पैसिवली फ्लोट्स करती हैं वेजिटेटिव सेल्स में, इसलिए जनरेटिव सेल्स छोटी रहती हैं। अब देखते हैं इन 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म टू सेल स्टेज, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो दो पार्ट हो जाएंगे उसके, एक और एक। लेकिन जो 40% है, ध्यान देना ये एनसीईआरटी की बात है, आप एनसीईआरटी लेके बैठा करें। 40% जो एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज हैं, यानी एक न्यूक्लियस 2 सेल है ना, ये 2 बार, एक ये वाली सेल्स 2 बार डिवाइड करेगी, ये एक बार ये यहीं रहेगी, तो यानी 3 सेल स्टेज हो जाएगी अब डिवीजन के लिए। अब देखते हैं पोलन वायबिलिटी की बात करते हैं हम। पोलन वायबिलिटी यानी पोलन ग्रेन कब तक रह सकता है। जैसे आपके धान की खेत है, व्हीट है, पैडी है और मैंगो, यानी मोनोकोट्स की बात करते हैं तो जो 30 मिनट तक वायबिलिटी रहती है। मैंने यहाँ पे आपको बताया राइट व्हीट वायबिलिटी 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट तक पोलन ग्रेन्स घूमता रहता है। आगे बात, जैसे कुछ फैमिली हमारी रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते होंगे, सोलेनेसी तो आपने पढ़ी होगी, लेग्यूमिनेसी भी। ये सारी जो फैमिली है इसको कैसे याद करेंगे आप, आरएसएल। आरएसएल में वायबिलिटी फॉर मंथ्स रहती है आपकी, यानी महीनों तक पोलन ग्रेन आपके डिस्पर्स होते हैं, वायबिलिटी आपकी फैलती रहती है महीनों तक, फिर इसको बोलते हैं आरएसएल, रोजिएसी, सोलुमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन्स के क्या क्या यूज हो रहे हैं। पोलन ग्रेन्स की जब भी हम बात करते हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन्स का फूड सप्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। एनहेंसमेंट, जैसे आपको कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, एथलीट है, पोलन ग्रेन्स को ले रहे हैं, पोलन टेबलेट को खा रहे हैं, पोलन सिरप्स भी बना रहे हैं उसके, लेकिन उसका मिसयूज कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स का। जैसे इंग्लैंड है, पोलन टेबलेट्स बन रही हैं, यानी अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, यानी पोलन ग्रेन्स के लिए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। तो पोलन ग्रेन्स के बहुत सारे यूज हो रहे हैं, तो हमने आपके एनसीईआरटी के सारे अभी तक डिस्कस किए। दैट्स ऑल। आगे